जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया प्लीज एक बार जल्दी से अपने नाम जरूर बता दो बेटा कि कौन कौन अभी इस टाइम पे बैठा है क्लास में। सो फिर हम फटाफट शुरू करेंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू करते हैं। हमारा टाइम भी हो चुका है। ठीक है। हेलो नटखट चोर। ओके बेटा। सो आज हम लोगों ने देखिए टॉपिक नंबर 3 और 4 कवर करना है। कल हम लोगों ने टॉपिक 1 और 2 को कवर अप किया था। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जिस तरीके से अपन करने वाले हैं, चाहे पहले अपन ने जैसे मर्जी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ पुरानी चीजें भी होंगी, बट एंड तक सुनोगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा आपको। अगर मतलब अगर 2%, 5%, 10% कुछ भी नया मिलता है, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट का काम होगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। जब तक सारे आते हैं, आपने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था। टॉपिक नंबर 1 के अंदर सबसे पहले अपन ने देखो इमेज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 के अंदर बनाई थी वो इमेज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जिसके अंदर हाँ जी बेटा जी, गुड इवनिंग बेटा जी। मानिक, गुड इवनिंग। ठीक है। हेलो बेटा जोगिंदर अली, गुड इवनिंग। हेलो हेलो पलक, गुड इवनिंग बेटा। अवनीत, गुड इवनिंग। सनप्रीत, गुड इवनिंग बच्चों। तो नवनीत, गुड इवनिंग बच्चा। तो अगर हम लोग अब बात करें तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पढ़ा। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा कि नेपोलियन क्या काम कर रहा था। ठीक है। नेपोलियन ने सीसी कोड, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड जिसको हम बोलते हैं उसको लागू किया था, जिसे हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के बाद आया। टॉपिक नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा जो लैंग्वेज के इश्यूज आ रहे थे कि भी जो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे, और जब अलग अलग लैंग्वेजेस उन्होंने बोली तो उसकी वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो किस तरीके से उनके अंदर उस फीलिंग को जगाना था, वो चीज मेन आई। फिर हम लोगों ने अरिस्टोक्रेट्स एंड द पुअर पीपल के बारे में पढ़ा। नूर छाबड़ा, हाय हाय बेटा। ठीक है। गुड इवनिंग आस्था, आयशा, गुड इवनिंग मिर्जा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है। उसके बाद अगर बेटा जी मैं बात करूं, इसके बाद मतलब हम लोगों ने और क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जब उसको वापस से रिस्टोर किया गया नेपोलियन को हरा के 1815 में, ट्रीटी ऑफ वीना आई। ट्रीटी ऑफ वीना जब डिस्कस हो गया, उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा कंजर्वेटिव्स की सीक्रेट सोसाइटीज किस तरीके से बनी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी किसके बारे में, हमारे गिसिप मजेनी के बारे में। और हाँ, इसमें एक चीज 100% श्योर बता रहा हूँ, 1805 हो चुका है बेटा जी 1807 से। ठीक है। 1805 में वो बंदा पैदा हुआ था और उसने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज मतलब सबसे पहले ज्वाइन किया कार्बोनेरी को, एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब राइट नाउ आई थिंक सो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी बेटा जी। ठीक है। हाँ जी बेटा, लाइक जरूर कर दो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक बेटा जी जो आज हम लोगों ने पढ़ना है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-48। मीन्स की अब कई लोग बोल देते हैं कि सर जब रेवोल्यूशन आया होगा, एक ड्यूक मेटरनिच अंकल की बात हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ ली है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ ली और ये बात बेटा जी आप लोग याद रख लेना हर हाल में। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या था इस बात में, ये बात मैंने बोली है। अब पॉइंट ये था कि उसका मानना ये था कि अगर फ्रांस के अंदर कोई भी क्रांति होगी तो उसका इंपैक्ट देखने को बाकी सारे देशों पर भी पड़ेगा। मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, बाकी देशों के ऊपर भी उसका इंपैक्ट जाने वाला है। ठीक है। गुड इवनिंग मेरा जी। तो अब वो किस तरीके से जाएगा, अब वो कौन सा टाइम पीरियड था। अब देखो लुइस 16 चला गया, लुइस 16 के बाद नेपोलियन आ गया। अब नेपोलियन आने के बाद वापस से नेपोलियन चला गया। अब नेपोलियन के बाद देखो वैसे तो हमारी हिस्ट्री की बुक में ये चीज लिखी नहीं हुई है, बस एक्चुअली में उसके बाद लुइस 18 आया था जो कि 16 का ही ब्रदर था। ठीक है। लुइस 16 का ब्रदर था लुइस 18। ठीक है। उसके बाद वो आ गया था। तो लुइस 18 ने ऑलमोस्ट अबाउट 1824 से लेकर मतलब लगभग 1830 तक लगभग उसने किया है। ठीक है। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में उसका रूल चल रहा था। ठीक है। मुझे एग्जैक्टली डेट को वो ध्यान में नहीं है, तो बट हाँ ये चीज थी। चलो ठीक है जी, अब शुरू होता है जी हमारा टॉपिक द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या था, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब था कि लोगों के अंदर अब फीलिंग्स जागने लगी कि अब हमें भी आजादी चाहिए। ठीक है। वीरेंद्र सिंह, हेलो सर, आई एम फ्रॉम नेपाल।
ओके बेटा, ठीक है। चाइना वालों, तुम्हारी वजह से तो कोरोना भी आ गया ना, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो कहीं ना कहीं मेरा, अगर मैं सिंपल बात समझूं तो हम लोगों को एक बात बहुत समझ में आती है बात, कि जो कंजर्वेटिव थे वो लोग नहीं चाहते थे कि रिवॉल्यूशन हो, लेकिन जब उनको बार बार किसी चीज को करने से रोका जाएगा, तो रोकने के बाद वो लोगों के अंदर तो फिर भी ये चीज होगी ना कि नहीं, हमें तो ये चीज दोबारा से करनी है। तो वो लोग ये करने लगे, कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में आने लगा कि रेवोल्यूशन करना है। तो मेनली जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस के अंदर लोगों के अंदर एक मेंटालिटी बैठ गई कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जुलाई 1830 के अंदर, याद रख लेना इस बात को बेटा, जुलाई 1830 के अंदर उन्होंने बर्बन डायनेस्टी वालों को फिर से बेटा जी हटाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर फाइनली वो लोग लेकर आते हैं बेटा जी किसको, लुइस फिलिप को। याद रख लेना यहाँ पर वो किसको लेकर आते हैं बेटा जी, लुइस फिलिप को लेकर आते हैं अपने राजा के तौर पर, कि अब ये हमारा क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। अब एक बात तो हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। गुड इवनिंग बच्चों, राम राम जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। बट मेरा फोकस अभी के लिए ये है कि अपन जितनी जल्दी सिलेबस को अपन कवर अप करें, ठीक है। बट हाँ, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन, हेलो, ठीक है। कनाडा वालों, इंग्लैंड वालों, सारे वालों, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं बेटा जी अपन वापस से। तो अगर जिनको क्लास नहीं लगानी है प्लीज लीव दैट क्लास, ठीक है। बीच में मैं डिस्टर्बेंस अपन नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं बेटा जी अपन, और आरव स्पेशली यू, ठीक है। आपका नंबर भी है मेरे पास, तो मैं घर पे भी फोन कर सकता हूँ। अब होने का लगा, जब पहली लड़ाई शुरू होती है, मतलब फ्रांस के अंदर लड़ाई होगी। अब एक पॉइंट याद करो दोबारा से, कि एक पर्सन एक बात बोली थी, और वो क्या बोली थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। कि अगर फ्रांस ने छींक भी मारी तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये नहीं था कि जुकाम लग जाएगा, इसका मतलब कि उसके फ्रेंच के रिवोल्यूशन का असर बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगा। तो जो जुलाई 1830 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, उसका इंपैक्ट मेनली दो जगह पर पड़ा था। एक पड़ा था बड़ा जी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो कि ग्रीस के ऊपर पड़ा। और दूसरा बड़ा जी पड़ा था ब्रजल्स के ऊपर। ये दो चीजों को याद रखना, एक ब्रजल्स के ऊपर पड़ा था और एक ग्रीस के ऊपर पड़ा था। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो ब्रजल्स के अंदर बड़ा जी मेनली क्या होता है, ब्रजल्स को ना नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया था ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वियना। लेकिन अब उनके अंदर ये हुआ कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो इसी वजह से उन्होंने भी क्या किया, जुलाई 1830, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 1831 में, पर मैं ये बोलूंगा 1831 के अंदर उन लोगों ने भी अपनी आजादी ले ली। मतलब वो भी उनसे क्या हो गए बेटा जी, बिल्कुल अलग हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये भी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पर अब पहले कौन अलग हुआ, फ्रांस अलग हो गया। मतलब फ्रांस ने क्या किया, लुइस फिलिप को बिठा दिया, उन्होंने बर्बन डायनेस्टी वालों को जी साइड पे कर दिया। और अब वो लोग क्या लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ जाते हैं। ये ध्यान में रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो लोग यहाँ पर लेकर आ गए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर आ गई, तो बेल्जियम वालों के मन में भी होगा कि हमें भी इनसे अलग होना है, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें तो हो गई, लेकिन अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना अच्छे से, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, ग्रीस को एक जो देश है जी, जैसे हमारे यहाँ पर एक संस्कृत भाषा होती है, तो वैसे ही वहां पर भी ग्रीस जो था वो एक अपने पुराने कल्चर की वजह से जाना जाता था, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द यूरोप ग्रीस को बोला जाता था, कि यह बोला जाता था कि जो पुराना कल्चर सारे का सारा ग्रीस का शुरू हुआ है, वो मेरा सॉरी यूरोप का शुरू हुआ है, वो सारा कहाँ से शुरू हुआ है, ग्रीस से शुरू हुआ है। चलिए ठीक है जी, ग्रीस से शुरू हो गया, बट आज जरूर डालेंगे। मतलब एक्चुअली मैं लिख नहीं पाया था, दैट वाज द रीजन, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि मैं अभी आज लिख के फटाफट मैं उन पॉइंट्स को आज ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट थिंग कि मैं ग्रुप के अंदर नहीं डाल पाया। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग एच एंड एवरीवन, ठीक है। दिव्या, गुड इवनिंग बेटा। गुड गुड इवनिंग गुरदीप सिंह, जो भी है बेटा जी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पर क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूं तो एक तरह से पालना, जिसमें बच्चों को पाला जाता है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन कहाँ पर पली बड़ी है, ग्रीस के अंदर पली बड़ी है, ठीक है। अब चलो ठीक है जी, ग्रीस के अंदर पली बड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीस के अंदर पढ़ ली लिख ली अपना सब कुछ हो गया।
अब लोगों के अंदर ना ऑलरेडी, अब पॉइंट ये था कि ग्रीस के ऊपर राज कर रहा था ओटोमन तुर्की। याद रख लेना, ग्रीस के ऊपर राज कौन कर रहा था? ओटोमन तुर्की राज कर रहा था। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओटोमन तुर्की तो राज कर रहा था। अब ओटोमन तुर्की जो था वो था एक मुस्लिम कंट्री, और यूरोपियन सिविलाइजेशन थी एक क्रिश्चियन कंट्री, मतलब कि जो ग्रीस वाली कंट्री थी। ठीक है, क्योंकि आपने को तो पता ना कि यूरोप के अंदर सारे के सारे देश किस धर्म को फॉलो करते थे? क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। अब क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इनके दिमाग में आया कि हम क्रिश्चियन, वो मुस्लिम, तो हमारे ऊपर वो लोग राज क्यों करें? तो इन्होंने बहुत बार इन्होंने ट्राई किया। 1821 से 1821 से ही ये लोग ये बोल रहे थे कि नहीं जी, हम लोगों को आप फ्री कर दो, फ्री कर दो, फ्री कर दो, लेकिन इन्होंने कभी भी बात नहीं मानी। ओटोमन तुर्की वालों ने, ओटोमन एम्पायर वालों ने कभी इस बात को माना नहीं। ठीक है, लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे करके लड़ाई चलती जा रही है, तो 18 मतलब उसी टाइम पे एक पर्सन भी आए थे जो इंग्लिश पोइट थे, जो कि लॉर्ड बायरन थे। अब पॉइंट ये, आप लोग के दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा कि इंग्लिश पोइट जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर वो इंग्लैंड से है, ठीक है, आप में एटीट्यूड है क्या? मैं आपकी तारीफ करूंगा जो बड़ा, पॉइंट ये है। ठीक है, थैंक यू, मतलब बढ़िया, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो थैंक यू, बट अगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर इस टाइम पे क्लास के अंदर हम फोकस करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, आपने तारीफ करी, बट पॉइंट इज कि हमारा फोकस 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम टॉपिक को कवर करना होता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर बेटा जी मैं इसके बाद मतलब अगर बात करें, अगर आप आगे की तरफ चलें, क्योंकि देखो इस तरीके से बीच में से थोड़ा थोड़ा लिंक टूट जाता है, मैं बीच में ब्रेक लूंगा, बीच में सबके जवाब होंगे, कोई दिक्कत मत मानिए। ठीक है, तो 1821 में उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। 1821 की लड़ाई के बाद बेटा जी बीच में लॉर्ड बायरन आता है, जिसकी वजह से बेटा जी मैं आप लोगों को वही चीज मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि 18 मतलब उस टाइम पे एक लॉर्ड बायरन नाम का व्यक्ति आता है, जो उसमें इंग्लिश पोएट के जरिए, मींस की पोएम्स के जरिए लोगों के अंदर देशभक्ति की भाव लिखना, मतलब लिखना जरूरी हो गया था। ठीक है, कहते देशभक्ति की भावना जगाएंगे। तो ये क्यों आ रहे थे सारे के सारे? जो इंग्लैंड का पोएट था वो क्यों आ रहा था? क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स इस देश के साथ जुड़ी हुई थी कि हमारा कल्चर यहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन उस पर्सन की फाइनली 1824 के अंदर फीवर की वजह से डेथ हो गई। तो इन्होंने अपने कल्चर को, अपने मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जब बाकी सभी देशों का ओटोमन एम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा, तो उस टाइम पर फाइनली 1832 के अंदर ओटोमन मतलब जो एम्पायर था, ओटोमन जो तुर्की था, उसने क्या किया, ग्रीस को बोला, कहता भैया यार आप एक काम करो, आप हमारी तरफ से फ्री हो। और इन्होंने यहाँ पर साइन करी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कि जहां पर उन्होंने ग्रीस को बोला कि आज से आप एक क्या हो, इंडिपेंडेंट नेशन हो। ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट जो यहां से बेटा जी हमारा समझ में आ जाता है, इसी को बोला गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां से हम लोगों को ये वाला पॉइंट सारा हो जाता है बच्चे क्लियर। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन लड़ाई से कभी भी आप किसी को एक बार के लिए अपना बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 10 बार बना सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तो वो अपनी आवाज भी उठाएंगे ना। तो इसी वजह से इस बीच में उनके अंदर अपने देश के प्रति प्यार को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पर जो देश के प्रति प्यार जगाया, इसी को बोला गया है रोमांटिसिज्म। अब ये जो रोमांटिसिज्म तुम लोग सोच रहे हो, ये वो वाला नहीं है। रोमांटिसिज्म इज्म याद रख लो, मैंने क्या बोला था, ISM जहां पर भी आ जाए तो वो बड़ा जी क्या होता है, आइडियोलॉजी। तो रोमांटिसिज्म क्या था कि कल्चर के जरिए लोगों के अंदर क्या जगाना, फीलिंग्स को जगाना, किसके प्रति, देश के प्रति। अब वो देश के प्रति फीलिंग्स जगाने, कल्चर के प्रति, और वो कल्चर लोगों को बताएंगे किस तरीके से, वो बनाएंगे आर्ट के जरिए, वो सॉन्ग्स के जरिए, वो कहीं ना कहीं फोक टेल्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, पोएट्रीज के जरिए, लोगों के अंदर हम लोगों ने फीलिंग्स को जगाना, कि एक कल्चरल मूवमेंट चलाना, जिसके जरिए मैं लोगों के अंदर क्या कर सकूं, फीलिंग को जगा सकूं अपने देश के प्रति। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, और वही बात मैं बोलूंगा, देखो एक एक चीज को बेटा जी अपा अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जरूर बताऊंगा बेटा, एक बार आगे करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में दोबारा से बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म में सबसे पहली स्टोरी आती है बेटा जी जर्मनी की, मतलब जर्मन की। पहली बात तो पुराने टाइम में जर्मन नाम का कोई देश एग्जिस्ट करता ही नहीं था, जर्मनी नाम का। ठीक है, ये मैं आगे जाके आप लोगों को क्लियर मतलब क्लैरिटी दूंगा। तो यहाँ पर मेनली जो था वो जर्मन स्पीकिंग जो पीपल थे, वहां पर एक पर्सन था, जर्मन स्पीकिंग पीपल था, उस बंदे का जी नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर।
हर्डर नाम याद रख लीजिए बेटा जी। ठीक है, तो हर्डर नाम का जो व्यक्ति था उसने दो टर्म्स दी, दासवोक और वोगिस्ट। जैसे हमारे यहाँ पर अपन वंदे मातरम बोल देते हैं, उन लोगों ने बेटा जी वहां पर वोगिस्ट बोल दिया कि लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ नेशन होनी चाहिए कि यार आप अपने देश के कल्चर से प्यार करो। अगर आपको अपने देश के कल्चर से प्यार हो जाएगा तो अपने आप ही काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कल्चर से जितना ज्यादा प्यार करोगे यही जर्मनी की ट्रू स्पिरिट होगी नेशनलिज्म की या रोमांटिसिज्म की। तो इस वजह से उन्होंने वोगिज्म दी थी। और दासवोक द कॉमन पीपल, कि आप कोई अलग नहीं है, आप सारे के सारे क्या हो, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ना आप अलग ना मैं अलग, कहते आप सारे के सारे सेम है, बस हमें अपने देश के प्रति फीलिंग्स को जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारी पहली स्टोरी हो जाती है क्लियर। दूसरी बेटा जी हमारे पास आती है किसकी, पोलैंड की। अब पोलैंड में एक तरीके से नहीं था, अब पोलैंड के ऊपर मेनली जो राज किया हुआ था वो किया हुआ था तीन कंट्रीज ने। याद रख लेना, पोलैंड के ऊपर कितनी कंट्रीज ने राज कर रखा था, तीन कंट्रीज ने कर रखा था, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। बस ये तीन चीजें याद रख लो, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया। या इसको मतलब कुछ मर्जी बना देना, पार बना दो, PAR पार। ठीक है, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये तीन का बड़ा जी राज चलता था किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। अब पोलैंड वालों के पास मतलब ज्यादा एरिया दिया गया था रशिया को, जो कि आपको ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर बताया भी गया था कि रशिया को क्या मिला था, पोलैंड मिला था। तो पोलैंड का ज्यादातर पार्ट रशिया के हिस्से में था, तो इस वजह से रशियंस ने बोला कि हम लोग अपनी ही लैंग्वेज को यहाँ पर इम्पोज करेंगे। लेकिन यार लोगों को तो ये लगने लगा यार ये तो चीज गलत है। तो इसी वजह से कई लोगों ने किसी ना किसी तरीके से अपने कल्चर को आगे लाने की ट्राई करी। जैसे कि एक पर्सन थे कैरोल कुरपिंस्की, उन्होंने म्यूजिक के जरिए, डांस फॉर्म मजरूका के जरिए पोलनाइज लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज को कहीं ना कहीं प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओपरा म्यूजिक के जरिए भी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। इसके साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, जो चर्च के जो प्रिस्ट लोग थे, जो फादर थे, उन्होंने भी अब क्या करना शुरू कर दिया, अपनी मतलब चर्च के अंदर जब चर्च की प्रेयर हो रही थी वो पोलिश लैंग्वेज के अंदर करनी शुरू कर दी। अब रशियंस ने बोला हुआ था कि अगर कोई भी बंदा पोलिश लैंग्वेज में बोलता हुआ मिलता है तो हम उसको पकड़ के किस में डाल देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। तो ऐसा हुआ भी, उनको बड़ा जी पकड़ के जेल के अंदर डाल भी गया। बट लोगों के दिमाग में क्या आ गया, नेशनलिज्म की भावना आ गई कि नहीं यार ये लोग हमारी वजह से कहाँ गए हैं, जेल के अंदर गए हैं, हमें भी अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो यहां से लोगों के अंदर एक देश के प्रति प्यार जागना शुरू हो गया। अभी देश के प्रति प्यार देखो जाग ही रहा है। ठीक है, इतने में वहां पर पूरे के पूरे अपना मतलब अगर हम बात करें यूरोप के अंदर मेनली, वहां पर आ जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, या फिर हम बोल देते हैं हंगर हार्डशिप। अब यहां पर हंगर आ गया। अब ये रीजन क्या कहते हैं, देखो जब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, याद रखना, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यहां पर होता क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यूरोप के अंदर ना गरीबी एक्चुअली में बहुत ज्यादा थी, यूरोप में गरीब लोग बहुत ज्यादा रहते थे। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट था कम, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया तो जितने भी लोग थे जो रूरल एरियाज में रहते थे वो रूरल एरिया से उठ उठ के अर्बन एरियाज में आने लगे काम की तलाश में। अब अर्बन एरिया में तो ऑलरेडी काम नहीं है, वहां पर और ज्यादा काम की डिमांड बढ़ने लगी। तो अर्बन एरियाज में काम की डिमांड बढ़ गई, जो स्मॉल टाउन्स थे वो एक लेवल पे आके बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। हाँ जी बेटा जी, जरूर बताता हूँ, एक बार बस ये वाला टॉपिक कवर अप हो जाए। जैसे टॉपिक नंबर 3 हमारा बेटा जी, टॉपिक नंबर 3.2 बेटा जी कवर अप हो जाएगा, उसके बाद साथ के साथ मैं आपको ये जो जितने भी बॉक्स आए हैं, जितनी भी यहाँ पर इमेजेस आई हैं, मैं सारी की सारी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार बस ये 3.2 हो जाए कंटिन्यूसली, मतलब क्योंकि बीच में एक लिंक नहीं टूटेगा अपना, क्योंकि स्टोरी वाइज चलने वाले हैं अपना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हम लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाता है कि जब हम लोगों ने स्मॉल जितने भी प्रोड्यूसर थे उनका भी काम बड़ा जब क्या होने लग गया बड़ा जी, बिल्कुल बंद होने लग गया। जितने भी टाउन्स थे वहां पर कंपटीशन बढ़ गया। अब जब कंपटीशन बड़ा जी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये बढ़ा क्यों, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो आ चुकी थी। और आपको भी पता होगा कि इंग्लैंड में जो पहली इंडस्ट्री आई थी वो किसकी आई थी बेटा जी, कॉटन टेक्सटाइल मिल आई थी। ठीक है, तो जब कॉटन टेक्सटाइल मिल आई तो कहीं ना कहीं भाई काम बढ़ने लगा और भी ज्यादा, लेकिन यूरोप का काम तो कम हो गया ना। तो इन सारी चीजों में लोगों को लगा कि ये सारी की सारी गलती लुइस फिलिप की है। मतलब देखो, फ्रांस
लुईस फिलिप था, इस बेचारे का इस सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। बट लोगों को क्या लग रहा है कि ये सारी गलती किसकी है? लुईस फिलिप की है। तो फाइनली 1848 में पेरिस के अंदर रिवोल्ट होता है। अब ये पॉइंट याद रख लेना, ये देखो अंडरलाइन रख लेना। 1848 के अंदर फ्रांस के पेरिस के अंदर क्या होता है? रिवोल्ट होता है। और वहां पर लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा जी? रिवोल्ट करके जो राजा पुराने वाला था उसको हटा देते हैं, मींस कि लुईस फिलिप को हटा देते हैं और फ्रांस को बना देते हैं एक रिपब्लिक कंट्री। याद रखना क्या बना देते हैं बेटा जी? एक रिपब्लिक कंट्री बना देते हैं। ठीक है, जहां पर अब सब बच्चों के पास क्या होएगा बेटा जी? राइट्स होंगे, सब लोगों के पास राइट्स होंगे, लेकिन लिबरल है। पॉइंट यह है, अभी भी वुमेन को राइट अभी भी नहीं मिले हैं। राइट टू वोट बेटा जी मिला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अबव 21 एज वालों को, लेकिन सिर्फ मेल्स को, सिर्फ मेल को राइट मिला है। लेकिन इस बीच में एक छोटी सी कहानी है जो 1845 की है। ठीक है 1845 की, जिसको एक न्यूज़पेपर वालों ने, आई थिंक सो फ्रेडरिक वोल्फ नाम का एक पर्सन था जिसने बड़ा जिसको कवर अप किया था, इस न्यूज को कवर अप किया था। वोल्फ नाम का पर्सन था, हाँ, विलहेल्म वोल्फ नाम का एक पर्सन था, उसने इस चीज को कवर अप किया। तो जब उस पर्सन ने इस चीज को कवर अप किया तो उसमें किया क्या चीज आती है ना कि सिलेसिया के जो वीवर्स थे, जो मतलब कपड़े वगैरह बनाते थे, उनको कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, काम लेके चला जाता है कि भाई मेरा ये काम है, ठीक है, ये आप लोगों ने कपड़े बना देने, मैं आपसे इतने दिन के बाद आऊंगा, मैं आपसे आके खरीद के ले जाऊंगा। लोगों को लगा यार अच्छा खासा काम मिल गया हमें, तो लोगों ने क्या किया, वो कपड़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए, कपड़े वगैरह बनाए, प्रॉपर तरीके से बन गए। लेकिन उसके बाद जब वो पर्सन खरीदने के लिए आता है तो प्रॉब्लम क्या हो गई, वो कहता है कि मैं जिस रेट में मैंने बोला था मैं उस रेट में नहीं खरीदूंगा, मैं कम रेट में खरीदूंगा, बेचना बेच दो, नहीं बेचना मत बेचो। अब लोगों को लगा यार अब हमारा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने तो पहले से रेट बोला था, अगर आप पहले बोल देते हम ना बनाते, लेकिन अब कहते हैं हमने तो बना दिया, अब हम क्या करें। तो इसी वजह से कि भाई अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को बना दिया था, इसी वजह से इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, लोगों के पास मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास घर पे जाके आते हैं। वो लोग घर पे जाते हैं तो कहते हैं यार अब क्या करें, घर पे जाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। उन्हें पैसे देने से सरेआम क्या करते मना। अब देखो अगर पैसे देने से मना करेंगे, अगर वो उनको परेशान करेंगे तो होगा क्या बेटा जी? वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही बेटा? मतलब बाकी सबको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है बेटा? वो देख लो एक बार। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप अपना नेट चेक करिए बेटा, क्योंकि आज मेरा नेट बहुत सही चल रहा है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटा। ठीक है, देखो जिनको पढ़ाई करनी हो प्लीज वो पढ़ाई करने के लिए बैठे, वरना देखो ऐसे कोई मजा नहीं आएगा, कोई तुक नहीं बनेगा, यकीन मानो। ठीक है, मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ सिर्फ इस पर्पज के साथ क्लासेस ले रहा हूँ कि तुम्हारा एक बेनिफिट हो जाए इस टाइम पे आके। अगर तुम लोग अपना बेनिफिट नहीं करवाओगे तो तुम्हारा मतलब एक बहुत मेजर लॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई भी बताई जा रही है ना। तो उस चीज के ऊपर बेनिफिट सोच के चलो अपना। ठीक है, थैंक यू बेटा जी। तो अगर बेटा जी हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं, वापस हम लोग अपनी पॉइंट पे क्लियर पे आते हैं कि अब उन लोगों ने उनके घर पे गए, कहते कहते ये पैसा दे दो, कॉन्ट्रैक्टर्स ने फिर भी मना कर दिया। तो अब जब वो तंग हो गए तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर उन लोगों ने अटैक कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। अब वो इसी वजह से अपनी जान जून बचा के भागे। तो जितने भी मतलब वीवर्स थे उन्होंने उनके घर की जितनी भी महंगे आइटम्स थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जब तोड़ना शुरू कर दिया, कुछ चीजों को लूट लिया, किसी चीज को आग लगा दी, तो कॉन्ट्रैक्टर्स तो भागे। अब वो लोग जब दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव वालों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब वो फाइनली बेटा जी आर्मी वालों के पास जाते हैं। आर्मी वालों ने अब इनकी हेल्प कर दी। और इस लड़ाई के बीच में एक पॉइंट आता है कि यहां पर आर्मी वालों ने कॉन्ट्रैक्टर्स का साथ दिया और वीवर्स के 11 लोग बेटा जी फायरिंग के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी हमारा ये टॉपिक हो जाता है कवर। ठीक है, 3.2 टॉपिक। ठीक है, तो अपन ने फटाफट क्या क्या टॉपिक पढ़े। अपन ने थर्ड टॉपिक शुरू किया, जुलाई 1830 फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन होता है, लुईस फिलिप को लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना किया जाती है। ठीक है, उसकी वजह से दो जगह पर और रिवोल्यूशन होता है, तो एक ग्रीस के अंदर जब 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। ग्रीस की लड़ाई शुरू होती है 1821 में। 1824 के अंदर लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है फीवर की वजह से। ग्रीस के ऊपर राज कर रहा था ओटोमन तुर्की। अब जब वो राज कर रहा था तो कहीं ना कहीं ग्रीस वालों को लगा हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम मांगने गए, उन्होंने नहीं दी। बट जब
बहुत ज्यादा दबाव आया ओटोमन तुर्की के ऊपर, तो उन्होंने 1832 में फाइनली इनको आजादी दे दी थी। उसके बाद एक टाइम आता है जब रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स को इमर्ज किया जाता है, जिसके अंदर दो देशों की कहानी है, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी की कहानी के अंदर बेटा जी सबसे मेन चीज क्या थी बेटा जी कि वहां पर जॉन गोटफ्राइड हर्डर था। ठीक है, गोटफ्राइड हर्डर ने किया गया कि लोगों को दो टर्म्स दी, वोगिस्ट और दासवोग। ठीक है सर, लाइन है एक, देवर ट्रीटेड विद स्कोन। ये स्कोन मतलब ये कौन से बेटा जी टॉपिक के अंदर है, मुझे ये जरूर बता देना। ठीक है, और उसके बाद एक बार ग्रीस रेवोल्यूशन बता दो प्लीज बेटा। ग्रीस रेवोल्यूशन देखो वही चीज थी जो मैं अभी अभी पूरा रिपीट करके हटा हूं। ठीक है, 1821 में लड़ाई शुरू होती है, ग्रीस के ऊपर ओटोमन तुर्की का राज चल रहा था। ठीक है, ओटोमन तुर्की का राज था। अब कहीं ना कहीं ग्रीस को लगा कि हमें आजादी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, हमारी यहाँ से सभ्यता शुरू हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने अपना फ्रीडम फाइट को शुरू किया, रेवोल्यूशन को शुरू किया। बीच में लॉर्ड बायरन आता है जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, 1824 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। फिर ये रेवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है। फाइनली 1832 के अंदर होता क्या बेटा जी कि रेवोल्यूशन ज्यादा बढ़ने की वजह से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल फाइनली होती है साइन, और यहां पर जो हमारे पर्सन थे कौन से बेटा जी, ग्रीस वाले, वो हो जाते हैं आजाद। किससे? ओटोमन एम्पायर से, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आता है हमारे पास अगली पॉइंट। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या था, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। अब इसमें ना बेटा जी एक इमेज आती है यहाँ पर इसी बीच में। ठीक है, सॉरी, हाँ यही था, रोमांटिसिज्म के इमेज आती है बेटा जी। अब रोमांटिसिज्म में अपने जर्मनी वाला पर टॉपिक पढ़ रहे थे। जर्मनी के अंदर बेटा जी जो इमेज है, एक आप लोगों को ना एक इमेज बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। इससे पहले ग्रीस वाली भी इमेज क्लियर रख लो। ये आप लोगों को एक इमेज दिखाई गई है, देखो। आई होप सो बेटा जी आप लोगों को ये इमेज आपकी बुक में दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में जो ये नीचे लोग बैठे हैं जितने भी, ये थे ग्रीस के लोग। ठीक है, और जो यहां पर आप लोगों को घोड़े के ऊपर पगड़ी वाले लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं तर्किश लोग। ठीक है, ये पेज नंबर मेरे पास बेटा जी 14 है। ठीक है, ये ऊपर तर्किश लोग थे, इसका मतलब ये था कि इनकी हालत बहुत अच्छी थी और इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी रेवोल्यूशन कर करके। ठीक है, तो ये बेटा जी अपना पॉइंट बस सिंपल सा है, ये समझ जाना। ओके, तो इसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी, जो कि पोलैंड की स्टोरी का था। ठीक है, जो भी आप बेटा जी उस्ताद हनी जो भी हो आप, ठीक है, अगर क्लास लगानी है तो लगाओ, वो नहीं लगानी बेटा जी तो आप लीव करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर ये डिस्टर्बेंसेस जो भी लोग क्रिएट कर रहे हैं बेटा मत करो। ठीक है, चलिए अगेन बेटा जी आप वापस से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो प्लान बेटा जी दो चीजें थी, एक था लैंग्वेज और दूसरा था बेटा जी म्यूजिक के जरिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अब फाइनली इन दोनों चीजों के बाद, लैंग्वेज के बाद बेटा जी, जब आपको याद होगा कि पोलिश लैंग्वेज को एबलिश कर दिया गया था, उसके बाद हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट आता है। हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट से पहले बेटा जी एक बॉक्स नंबर 1, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स जो आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रिम ब्रदर्स की कहानी है बेटा जी, जिसके अंदर आप लोगों को एक बात समझनी है कि ग्रिम ब्रदर्स थे दो। ठीक है, दो भाई थे ये लोग। इन्होंने गांव गांव में जाके स्टोरीज को कलेक्ट किया था और लोगों को वो स्टोरीज प्रिंट करवा के दे दी थी, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, अपने देश के प्रति प्यार बढ़ सके। ठीक है, तो ये चीज बेटा जी हमारे पास आती है। ठीक है जी, आगे बेटा जी आप आते हैं हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट पर। हंगर हार्डशिप कैसे आई थी बेटा जी, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां पर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, लोग शहरों की तरफ प्रस्थान करने लग जाते हैं, शहरों की तरफ आने लग जाते हैं। कहां से? रूरल एरिया से। इस सारे की प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि कौन है, लुइस फिलिप है। तो इस वजह से वो लोग लुइस फिलिप को फाइनली 1848 में पेरिस के अंदर रिवोल्ट करके उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए जी फाइनली बेटा जी मतलब कि अब ये सारा कुछ हो जाता है फाइनली। ठीक है जी, तो यहां से चीज क्लियर हो जाती है। अब हमारे पास बेटा जी आता है वो सिलेसिया गांव की कहानी, जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली। अब आता है लास्ट एक टॉपिक, इस टॉपिक का थर्ड का। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोग काउंट करके चलोगे। ठीक है, और जितने भी ये लोग बेटा जी बीच में डिस्कस बॉक्स है बेटा जी, ठीक है, इसको बेटा जी एक बार के लिए आप लोग सारे के सारे बंद करें, वरना बेटा जी मुझे जो चैट है बेटा जी उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो बेटा जी आप लोग इस चीज को समझोगे। ठीक है, वरना बीच में से काफी बच्चों को
मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये मेरा जी मेरे पास भी है ऑथराइजेशन, ठीक है। तो अब आता है 3.3 द 1848 का लिबरल रेवोल्यूशन। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। सर डिस्कस वाला बॉक्स बता दो प्लीज। डिस्कस वाले बॉक्स में ना जी क्या है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द सिलेसियन वीवर अपराइजिंग। बेटा देखो, सिलेसियन वीवर की अपराइजिंग का कारण क्या था, मैंने यही चीज ही पहले बताई है कि उन लोगों को वादा किया गया कि आपको अपना वीव मतलब कि कॉटन को प्रोड्यूस करना है, अपने कपड़े वगैरह बनाने हैं, हम आगे खरीद के लेके जाएंगे। बट एक्चुअली में उनसे खरीदे नहीं गए, उनको बोल देगा कि हम आपको कम रेट देंगे। सो उसकी वजह से ही उनके अंदर एक रेवोल्यूशन की आग भड़क जाती है, और जिसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन किया था। ठीक है, बस मेजर ये चीज है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए जी, सो अब आता है जी 1848 द लिबरल रेवोल्यूशन। अब देखो, कुछ लोग जो जैसे फ्रांस वाले लोग थे, जब वो लोग आजादी मांगने गए, वहां पर फ्रांस में या ग्रीस में मेनली जो लोग जा रहे थे वो जा रहे थे पुअर पीपल, जिनको खाने पीने में क्या आ रही थी बेटा जी, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है बेटा, ये भी बताता हूँ एक बार, अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब लोगों को पता लगता है कि यार फ्रांस के अंदर तो पूरे लोग थे, लेकिन बाकी देशों के सिर्फ पूरे लोग नहीं थे ना, जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे। अब देखो, मेनली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जर्मन स्पीकिंग एरिया में, जर्मन के लोगों के लिए अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा जी अपन इस चीज को। जर्मनी के लोगों को लगता है कि अगर फ्रांस आजादी ले सकते हो तो हम भी आजादी ले सकते हैं, हम भी अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे, हम क्यों राजा के पीछे चले। तो अब इन्होंने सोचा कि हम अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं। बट अब जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो तो सारे के सारे असेंबली के अंदर जाके नहीं बैठ सकते थे ना, कि हम लोग सारे के सारे चलते हैं असेंबली के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने सोचा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, हम अपने इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं। तो इनके 831 मेंबर इलेक्शन के अंदर जी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। कितने जीत जाते हैं, 831 इन्होंने मेंबर चुन लिए। अब ये 831 मेंबर को बैठने के लिए बहुत बड़ी क्या चाहिए थी बेटा जी, जगह भी चाहिए थी। कहते अब इनको बिठाएं कहां पर। तो ऐसी जगह उनको सिर्फ एक ही लगी थी, और वो थी बेटा जी सेंट चर्च ऑफ पोल, जो एक पोल मतलब एक चर्च थी, सेंट पोल चर्च। ठीक है, वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया बेटा जी, फाइनली सबको बिठा दिया, फाइनली बेटा जी वहां पर उन्होंने मीटिंग करने की सोची। अब जितना भी ये एरिया था, अब इन्होंने सोचा कि यार अब यहाँ पर राजा बनाए किसको, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जर्मनी एक्चुअली में कोई देश नहीं था। वो जर्मनी का जो आज पार्ट आप लोग देखते हो, ठीक है, वो पहले 4 देशों को मिला हुआ था। ठीक है, जरूर समझाता हूँ बेटा जी, एक बार डिस्कस वाला एक्सप्लेन कर दो बेटा, जरूर समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। बट अब ये जो पॉइंट अब इस टाइम पे मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा आज का टारगेट कोई बात नहीं, हम अगर हमारे आज थर्ड टॉपिक को और फोर्थ की एक आधी यूनिफिकेशन को भी कवर कर दिया, आज बहुत हो जाएगा ये, ठीक है ना। बहुत अच्छी कवर अप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप लोग इस चीज को समझोगे, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, कि जर्मनी के लोगों ने रिवोल्यूशन किया क्यों, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, कहते हैं हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कहते हैं हमें भी फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमें भी हमारे ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं, हमें भी मोनार्की को खत्म करना है। तो ये कुछ बेटा जिनके मेजर मेजर रीजंस थे, जिनकी वजह से ये लोग चाहते थे कि यार हमारे यहाँ पर भी क्या आ जाए, नेशनल असेंबली बन जाए। तो इसी वजह से इन्होंने 831 मेंबर को चूज किया। 831 मेंबर को चूज करने के बाद इन लोगों ने अपने रूल्स को बनाना शुरू किया। लेकिन अब इनको लगा कि यार अब हम किसको अपना राजा बनाएं। तो इन्होंने सोचा कि प्रशिया का एक राजा है, जिसका बड़ा जी नाम क्या है, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर। याद रख लेना, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर। तो ये जो विलहेल्म फोर था, कहते हैं कि उस टाइम का बहुत गंदा राजा था। तो इन्होंने इसको ऑफर किया, कहते भाई एक काम कर यार, हमने अपनी नेशनल असेंबली बना ली है, तू आजा, तू बंदा आके भाई राज कर ले हमारे पास। कहता ठीक है जी, राज कर ले। लेकिन ये कहता कहता और इन्होंने पता इसको क्या ऑफर दिया, कहता एक काम कर भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दे। कौन सी बना दे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 17 नंबर पेज है बेटा जी, ठीक है, 3.3 टॉपिक, कहते कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब राजा कहता है यार अभी सारी पावर मेरे हाथ में है, तो मैं अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों दूं, जब मैं सारे डिसीजन ले सकता हूं। तो इस वजह से उसने क्या किया, जितने भी अरिस्टोक्रेट पीपल थे या जितने भी मिलिट्री वाले लोग थे, जो भी इनके अगेंस्ट थे, लिबरल्स के अगेंस्ट थे, वो सारे के सारे उन्होंने कर दिए साइड, और लिबरल्स के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए। कहते अब हम क्या करेंगे, लिबरल्स के अगेंस्ट जाकर बात करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने उनकी नेशनल असेंबली को भी डिसबैंड कर दिया था, उनको भी ब्रजी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है,
सर 831 कितना होता है? 831 बेटा जी 1831। ठीक है, तो चलिए ठीक है जी, हम लोगों को यहाँ पर समझ में आता तो, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर एक डेट है, डेट अच्छे से याद रख लेना। 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स जीते थे। ठीक है, मतलब जो उन्होंने इलेक्शंस मतलब किए थे, वो इलेक्शन होने के बाद जो जीते थे, वो कब जीते थे कि 18 मई 1848, क्योंकि 1848 के अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी। 1848 के अंदर ही बड़ा जी लिबरल मतलब वो इमेज बनी थी, आपको याद होगा, ठीक है, जो फ्रेडरिक सोरियंकल ने बनाई थी। 1848 के अंदर ही फ्रेड मतलब जो पेरिस के अंदर रिवोल्ट हुआ था। 1848 के अंदर ही ग्रीस की लड़ाई हुई थी, मतलब सॉरी, जर्मनी की लड़ाई हुई थी। तो ये तीन चीजें बेटा जी सेम टू सेम ईयर में हुई है, तो आपको थोड़ा थोड़ा मंथ वगैरह आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटा जी हमें ये चीज क्लियर रहती है कि जितने भी ये लोग थे उन्हें डिसबैंड कर दिया। अब वुमेन की बारी आती है, तो कहते वुमेन के लिए क्या था, पुराने टाइम में वुमेन के बारे में इतना सोचा नहीं जाता था। वो लोग सोचते थे कि यार वुमेन है, वुमेन क्या ही कर लेगी, वुमेन के हक के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता था। अब यहाँ पर सोर्स नंबर सी एक लिखा होगा बड़ा जी, जहां से आपको एक टर्म याद रखनी है, फेमिनिस्ट। ठीक है, जो कि किसने दी थी, लुइस ओटो पीटर्स ने ये दी थी। ठीक है, याद रख लेना, लुइस ओटो पीटर्स ने एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी जो वुमेन के तौर पर काम करती थी, जो ये कहती थी कि मैन के साथ साथ वुमेन के पास भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो अब वुमेन बड़ा जी राइट्स मांग रही है, लेकिन उनको वुमेन को राइट कोई दे ही नहीं रहा था। लेकिन हाँ, अब होता क्या है, एक इमेज बनती है। आई थिंक सो बड़ा जी आप लोगों को अगली इमेज दिख रही होगी, सेंट चर्च पोल की ये इमेज बड़ा जी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इस इमेज में ना एक पॉइंट देखो, जहां पर मेरी ये उंगली है, ये यहां पर ये जो इमेज बनाई गई थी लिबरल्स के द्वारा पहली बार इसी चर्च के अंदर दिखाई गई थी। ठीक है, और ये जो इमेज थी, ठीक है, ये जो इमेज थी, ये थी जर्मेनिया की, मीन्स की जर्मनी की, कि अब से जर्मनी क्या हो जाएगा, यूनिफाइड हो जाएगा। मीन्स की आगे जाके ये इमेज आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट अभी के लिए बड़ा मैं बता रहा हूँ, ये जो नीचे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, ये 831 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर बेटा जी बैठी हैं सारी की सारी वुमेन्स। ठीक है, ये सारी की सारी वुमेन्स हैं। इनको बैठने की आजादी मिली थी विजिटर गैलरी के अंदर, बट इनको बोलने की आजादी नहीं मिली थी। ठीक है, कहते हैं जी मतलब हम, आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोग देखो सुनो बैठो, कि अगर आपको डिसीजन पसंद आया ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ठीक है, बट चलेगा यही। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, ये किंग ऑफ प्रशिया था। ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर किंग ऑफ प्रशिया था, लेकिन प्रशिया को जर्मनी का ये वाला एरिया मिला हुआ था, इस वजह से प्रशिया के राजा को इन्होंने जाके ऑफर किया था। ठीक है, अब तो प्रशिया नाम का कोई देश मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, पहले होता था, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है बेटा जी। ठीक है, चलिए जी, हम लोग यहाँ से कवर होता है। अब ये एक ना 15 नंबर पे एक डिस्कस में क्वेश्चन है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। जो मैंने आप लोगों को पोलैंड वाली कहानी बताई थी, और जो मैंने आप लोगों को जर्मनी वाली कहानी बताई थी, ये बेटा जी उसका क्वेश्चन है सारा। ठीक है, कि जर्मनी के अंदर दास वो गिस्ट की आती है, और लैंग्वेज वाला जी किस तरीके से बनी थी, वो पॉलिश लैंग्वेज की कहानी आपको बतानी है, और साथ में करोल कुरपिंस्की जिसने ओपरा म्यूजिक के जरिए, पोलोनाइज म्यूजिक के जरिए, मजरूका फॉर्म डांस फॉर्म के जरिए लोगों के अंदर फीलिंग्स को जगाया था। ठीक है, तो ये बड़ा जी कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपका इसमें क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा जी डिस्कस वाला अगला क्वेश्चन हो गया, सोर्स नंबर सी भी बड़ा जी हम लोगों का हो चुका है, और ये बड़ा जी सारे के सारे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब आता है बड़ा जी बिल्कुल आखिरी इसका पैराग्राफ, जो जहां पर ये लोग इस चीज को कवर अप करते हैं कि ठीक है, अब आजादी, अब कहीं ना राजा लोगों को समझ में आ गया, बर्मन डायनेस्टी वालों को समझ में आ गया कि दाल ज्यादा देर तक गलने वाली नहीं है, तो कहते अब क्या करें। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम खुद ही इनको आजादी दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी ये लोग मांगे, अब ये सारी आजादी मांगेंगे, इससे बेटर हम इनको कुछ कुछ आजादी दे देते हैं, कंप्लीट आजादी नहीं देते। तो जैसे कि 1867 में हैम्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी को आजाद कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी कि यार आप लोग जाओ, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज वाला जी इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करी गई है। ओके, अब आता है जी हमारे पास क्या, डिस्कस का 18 नंबर पेज का क्वेश्चन, कि कंपेयर द पोजीशन और द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट वॉइस्ड बाय द थ्री राइटर सिटेड अबव, व्हाट आर दे रिवील अबाउट लिबरल आइडियोलॉजी। कहते तीन लोग ऐसे जिन्होंने कहीं ना कहीं मतलब वुमेन के राइट्स के लिए बात करी है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर वुमेन के राइट के लिए सबसे पहले बात की गई थी लुइस ओटो पीटर्स के द्वारा, सबसे मेनली बात की गई है कि कहते हैं इनको राइट्स मिलने चाहिए। इसके अलावा इसमें मेरा जी ये भी चीज इन्होंने क्लियर करी है कि भैया इनको प्रॉपर तरीके से अगर राइट्स मिलेंगे तो ही वुमेन आगे आ पाएगी और देश की डेवलपमेंट आगे हो पाएगी। ठीक है। तो बस 3 राइटर्स हैं हमारे पास, अभी यहाँ पर एक ही राइटर दिया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी पर्सन का नाम नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ा जी अपन थोड़ा सा एक बार इसमें एवरग्रीन के अंदर थोड़ा सा अपन जाएंगे, वहां से बाकी के 2 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो यहां पर आपका टॉपिक नंबर 3 कवर हो जाता है बेटा जी। 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है। तब तक अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी फटाफट मुझे बेटा जी बता दीजिए फटाफट। ठीक है। जो भी है फटाफट मुझे बताओ कि 2 मिनट के अंदर अंदर कि आपको थर्ड टॉपिक समझ में आया, यस और नो। अगर समझ में आ चुका है बेटा जी तो यस लिख दो बेटा जी, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा जी नो। बेटा जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज बता दीजिए फटाफट। सरलाइन दे वर ट्रीटेड विद स्कोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, मतलब ये वाली लाइन बेटा जी आप कौन से पैराग्राफ में कह रहे हो मुझे बताओगे एक बार। जून वाली लाइन में है, जून वाली लाइन कौन सी बेटा, मतलब मैं एक बार यही जानना चाह रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये टॉपिक कौन सा है। सिलेसिया की स्टोरी बताना सर। बेटा सिलेसिया की स्टोरी देखो, मतलब सिलेसिया की स्टोरी में कुछ भी नहीं था। सिलेसिया की स्टोरी में सबसे मेजर चीज क्या थी, सिलेसिया एक छोटा सा गांव था फ्रांस के अंदर, ये लाया करता था, यूरोप की कंट्री थी छोटी सी, मतलब एक देश था, मतलब छोटा सा ये मान लेते एक एरिया था। ठीक है। जिसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को जी कुछ काम मिलता है, मतलब कपड़े वगैरह बनाने का, कपड़े बनाने का काम मिला। इनको कहा गया भाई आपसे हम बाद में आगे ले जाएंगे। जब बाद में लेने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर पेमेंट नहीं देंगे। तो जितने भी आगे वीवर्स थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि यार अब इस तरीके से कैसे, कि आप लोग हमें क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, कहते कि यार हम तो मना कर रहे हैं, हम तो पैसे देते ही नहीं, हम तो खरीदते भी नहीं अब। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वीवर्स थे वो बहुत ज्यादा किस में आ गए बेटा जी, गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर अटैक कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स अपने घर छोड़ के भाग गए। जब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने घर छोड़ के भागे तो ऑब्वियस था उन्होंने पीछे से उनके घर वगैरह सारे जला दिए। तो फाइनली वो लोग आर्मी के पास जाते हैं। आर्मी वालों ने वीवर्स के 11 लोगों को बेटा जी क्या कर दिया था, मार दिया था फायरिंग के अंदर। ठीक है। तो ये बेटा जी एक मेन चीज थी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल सही है, जो लोग चाहते हैं फेमिनिस्ट वही होता है। ठीक है। और जो लोग कह रहे थे कि भी 3 राइटर्स कौन कौन से थे, एक बेटा जी कार्ल वेल्कलर था। ठीक है, याद रख लेना कार्ल वेल्कलर। दूसरा था बेटा जी लुइस ओटो पीटर्स। ये 2 पर्सन ऐसे थे जो बेटा जी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करते थे। ठीक है, मेन ये 2 थे। ठीक है। उसके बाद बेटा जी कोई और क्वेश्चन। सिलेसिया सिलेसिया फेमिनिस्ट, बेटा फेमिनिस्ट में कुछ भी नहीं है कि जो मैन और वुमेन के राइट्स की बेटा जी बात करते हैं उसको बेटा जी बोलते हैं। ठीक है। और उपांशु बेटा आप जो टॉपिक बोल रहे थे बेटा वो एक बार बता दो। ठीक है, कि कौन से टॉपिक के अंदर है, वरना अगर अगर अभी नहीं पता कोई बात नहीं है, मुझे बेटा जी बाद में आप मेरा पर्सनल नंबर पे बेटा जी भेज देना। ठीक है। सोर्स नंबर सी में बेटा जी कार्ल वेक्लर वाला भी, और ये बिल्कुल पहली लाइन में लिखा हुआ है। और दूसरे पैराग्राफ में बेटा जी लिखा हुआ है लुइस ओटो पीटर्स। ठीक है, उसी सोर्स सी के अंदर। ठीक है भाई। तो यहां पर आपका टॉपिक नंबर 3 आई कैन गेस कि आप सभी को बेटा जी आ गया होगा, क्योंकि सिलेसिया की ही स्टोरी के बेटा जी सबसे ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, या फेमिनिस्ट मूवमेंट के आ रहे थे। ठीक है। ये दोनों के दोनों बेटा जी अपा ने बता दिए हैं। ठीक है। तो इसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है अगला टॉपिक, और इनमें से तो भाई एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, यूनिफिकेशंस, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हम आज सिर्फ एक पढ़ने वाले हैं और वो है जर्मनी की। हम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। हम 10 मिनट के अंदर अंदर जर्मनी की यूनिफिकेशंस को खत्म करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं, 5 मिनट का डाउट सेशन। ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास ओवर। ओके बच्चों, आई होप सुब्रा जी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो। एक ही बार लाइक करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि पता चल जाए कि हाँ जी समझ में आ रहा है। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दे। नहीं बेटा क्वेश्चन आज अपन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अपन कल को एक साथ करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के सबके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, और वो करेंगे अपन सीबीक्यू। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बुक मंगवाई है बेटा जी। ठीक है।
जो आपके सीबी क्यूज के ऊपर बेटा जी बेस्ड है, ठीक है, जिसमें सारे पीवाई क्यूज और सीबी क्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सारी लेटेस्ट बेटा जी बुक है, ठीक है। इसमें से बेटा जी मैं इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को मतलब ड्राइव का लिंक बना दूंगा बेटा, ठीक है, और वो आपको बेटा जी इस वीडियो के अंदर आपको मतलब जब एंड पे देखने को मिल जाएगी। चाहे मैं पीडीएफ ड्रॉप करूं चाहे आपको ये क्वेश्चन बेटा जी बीच में से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो शुरू करते हैं 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। देखो अभी तक पता है क्या चल रहा था, सीन क्या चल रहा था कि अभी तक ना मोनार्की वाले आपस में लड़ाई कर रहे थे कि हमें देश चाहिए, हमें भी देश चाहिए, हमें भी देश चाहिए। लेकिन अब कहते हैं ना आर्मी वालों को मतलब कहीं ना कहीं देश वालों को, जो मोनार्की वाले थे अब वो कहते हैं यार चार देश आजाद मतलब चार देश लड़ रहे हैं, तो हम चार देश मिलके क्यों लड़ाई करें जब मेरा देश अकेले का हो सकता है ये। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने फाइनली फोकस करना शुरू किया। इसी वजह से इसको नाम भी दिया गया कि क्या आर्मी भी आर्किटेक्ट हो सकते हैं किसी देश की। तो मतलब जर्मनी को आजाद करवाने वाले कौन थे, आर्मी वाले लोग थे। सो दैट्स सी दिस कि कैसे थे क्या थे। अब आप लोगों ने जर्मनी की कहानी अभी अभी पढ़ी है कि 831 मेंबर थे, उन वो लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं, लेकिन उनकी नेशनल असेंबली को क्या कर दिया जाता है जी, बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जितने भी अरिस्टोक्रेट थे, जितने भी मोनार्की वाले थे, जो लुइस जो अपना फ्रेडरिक विलहेल्म फोर था उसके द्वारा। लेकिन विलहेल्म फोर की हो जाती है डेथ इन द 1864, ठीक है, याद रख लेना ये डेट। 1864 में जो फ्रेडरिक विलहेल्म फोर था उसकी डेथ हो जाती है। उसका भाई था विलियम वन, अब आ जाता है वो। अब विलहेल्म फोर जो था वो था गंदा बंदा, ठीक है, बिल्कुल बदतमीज किस्म का बंदा था। लेकिन वहीं पर विलियम वन था अच्छा थोड़ा सा, जिसका ये मानना था कि यार राज अगर होना चाहिए पूरे जर्मनी पे तो सिर्फ और सिर्फ प्रशिया का होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों राजा कहाँ के थे, प्रशिया के राजा थे। तो जब 1864 के अंदर जर्मनी के राजा के मतलब जो प्रशिया का राजा था उसकी जब डेथ हो जाती है, तो अब उनके दिमाग में क्या आता है कि अब हम क्या करें जी। तो अब विलियम वन बन जाता है राजा, और ये कहता है कि अब मुझे ये पूरे का पूरा जर्मनी चाहिए, मतलब अब वो क्या कहता है कि अब मुझे बाउंड्री चाहिए, इसकी प्रॉपर बाउंड्री चाहिए। तो इस वजह से इस चीज में हेल्प करता उसका एक लीडर जिसका ब्रजी नाम क्या था, ओटो वोन बिस्मार्क। अब ये उस पर जी कहते एक आर्मी का ब्रजी पर्सन था, ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पर ना एक वर्ड आएगा जैसे जंकर्स, इसको बोलते हैं लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स, जो कि मतलब लिबरल्स के खिलाफ थे कि यार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा जी पॉइंट आपका यहाँ पर। तो जो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क था उसने क्या सोचा कि अब मैं मेरे देश को आजाद कराऊंगा, जर्मनी को मैं क्या कराऊंगा, आजाद करवाऊंगा। तो 1864 में उसने लड़ाई शुरू करी तीन देशों के साथ। तीन देशों के नाम थे बेटा जी दफा, याद रख लेना कौन कौन से थे बेटा जी, दफा। अब जिनको पता है बेटा जी वो नाम प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो फटाफट कि भाई क्या क्या नाम थे, ठीक है ना। डी एफ ए, तीन कंट्रीज थी बेटा जी, ठीक है, जिन्हों के साथ 7 साल तक ओटो वन बिस्मार्क ने क्या करी थी बेटा जी, लड़ाई करी थी, ठीक है। फटाफट बेटा जी कमेंट कौन कर रहा है फटाफट, जो तीन कंट्रीज थी डी एफ ए दफा, कौन कौन सी तीन कंट्रीज थी जिसके साथ ओटो वोन बिस्मार्क ने लड़ाइयां लड़ी थी देश को आजाद करवाने के लिए, जर्मनी को आजाद करवाने के लिए। डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। बेटा जी बिल्कुल सही बेटा जी, ठीक है। जिन्होंने बेटा जी जवाब दिया फटाफट जवाब दिया करो, देखो जितनी जल्दी जवाब दोगे उतना अच्छा बेटा जी, ठीक है। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही जवाब, जो बेटा जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। तो ओटो वन बिस्मार्क जो था बेटा जी वहां का चीफ मिनिस्टर था। अब उसने सोचा कि यार अब मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो इसने क्या किया, अपनी आर्मी को साथ सारा का सारा साथ में लिया। 7 साल, 64 प्लस में 7 इज इक्वल टू 1871। 1871 तक इसने 7 साल में टोटल तीन देशों के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं, डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया तीन देशों के साथ लड़ाई लड़ी थी। और होता क्या बेटा जी, ये देशों से एरियाज को छीन छीन के किसके अंडर ले आता है बेटा जी, जर्मनी के अंडर ले आता है। और यहां पर वो एक पूरी पूरी बाउंड्री बना देता है। अब पूरे के पूरे इस जितना भी पार्ट उसने जीता था, इस पार्ट को राजा बेटा जी किसको बना देते हैं बेटा जी, किसको बना देते हैं वो राजा, विलियम वन को। राजा के लिए, किंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है केसर। तो अब इसके नाम क्या लग जाता है, केसर विलियम वन, जो यूनिफाइड जर्मनी का क्या बन गया था, अब किंग बन चुका था। अब देखो था तो वैसे वो प्रशिया का राजा,
ठीक है, लेकिन अब कहाँ का राजा बन गया? जर्मनी का राजा बन गया। तो इसी ने सोचा कि जो चेंजेस मैंने कभी प्रशिया के अंदर किए थे, वो सारे अच्छे चेंजेस मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो इसी वजह से उसने अच्छे चेंजेस यहाँ पर भी करने शुरू कर दिए। अब अच्छे चेंजेस किए, अच्छी बात होगी देखो। तो अब वो अच्छे चेंजेस क्या-क्या किए थे जी, और हाँ, ये भी चीज़ ध्यान में रख लेना, जब इसको राजा बनाया गया था विलियम वन को, वो हॉल ऑफ मिरर एट द पैलेस ऑफ वर्सलिस में जाकर बनाया था। ठीक है? हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सलिस। ठीक है? वहां पर जाके बनाया केसर विलियम वन, प्रशिया का जो राजा था वो अब जर्मनी का भी राजा बन गया। और यहां से बेटा जी उसने करेंसी को, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, सिस्टम सेटल करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। सो दैट इज द पॉइंट बेटा जी जो जर्मनी की यूनिफिकेशन के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से बेटा जी सारे से हम लोगों को एक पॉइंट तो बेटा जी क्लियर हो जाता है कि सबको समझ में आया है या नहीं आया, कि ये जो जितने भी आपको टॉपिक है बेटा जी अपने सबको क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्लीज मुझे बेटा जी फटाफट क्लियर पोल डाल रहा हूँ बेटा जी एक, जिनका क्लियर हो गया बेटा जी वो यस करें, जिनको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ वो नो करें। ठीक है, फटाफट जिनके ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं बेटा जी वो प्लीज यस पे जवाब करें, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो नो पे क्लिक करें बेटा। ये नो वाले लेकिन है कौन कौन बेटा जी? नो वाला अभी तक मुझे लगता है एक बच्चा है, ये कौन है बेटा जी? प्लीज मुझे ये जरूर बताना। ठीक है, ओके, तनिष्का कामरा इज आस्किंग कि सर जोलविन सबसे पहले बेटा, सबसे पहले बेटा जी वैसे प्रशिया के अंदर आया था, और ये वहां पर लिखा भी हुआ है आपकी, मतलब जब आप लोग ये वाला पेज पढ़ोगे अपना प्रशिया वाला, पेज नंबर आई थिंक सो 10 है ये पेज नंबर, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 10 नंबर पेज है बेटा जी, वहां पर लिखा हुआ है कि पहली बार ये प्रशिया के अंदर आया था बेटा जी। ठीक है ना, और उसके बाद इसको जर्मन स्टेट्स ने क्या किया था? चुन लिया था। ठीक है जी, तो ये बड़ा जी था। अब जिन लोगों को बड़ा जी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है टॉपिक, मैं उनको बोलूंगा कि एक बार ये सारी वीडियो आप लोग दोबारा से जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ईजी हो जाएगा काम। ठीक है, द अननोन लैपटॉप को तो लेके आओगे बेटा, ਜਦੋਂ मतलब पैसे पूसे इकट्ठे हो गए वो तो लेके आवांगे। ठीक है, जरूर लेके आवांगे, बट अभी के लिए फिलहाल देखो, पढ़ना है जैसे मर्जी पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई शुरू करो, काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, सो आज की जो क्लास थी बेटा जी वो अपनी यहाँ तक की क्लास थी। ठीक है, जहां पर हमने टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 की सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ी है। कल को हम लोग ट्राई करेंगे बेटा जी, कल को ये पूरे का पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो 10 से 1 मिनट या तो जल्दी शुरू होगी या 10 मिनट लेट खत्म होगी। ठीक है, जैसे आज अपने 8:20 पे लगभग आप खत्म कर रहे हैं, कल को 8:35 तक बेटा जी क्लास चल सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अपने को ये प्रॉपर तरीके से चीजों को लेकर चलना है। सो आई होप सो जी आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं बेटा जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर। मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय।